So, my dear students, today we shall discuss about a double slit experiment, which is considered one of the most brilliant experiment setup of the whole time, है ना? पूरे समय में आज तक जब से मानव इतिहास की शुरुआत हुई है, उनमें से सबसे स्टैंडर्ड और सबसे समझदारी वाला एक्सपेरिमेंट इसको माना जाता है ना? थॉमस एडिसन ने इसको इस एक्सपेरिमेंट को किया हुआ और इसी यही एक्सपेरिमेंट बताता है कि लाइट क्या है, एक वेव। तो उन्होंने कैसे इसको प्रूव किया, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कुछ चीजें हम ये जान लें, ये लाइट सोर्स है ना, ये वेव के फॉर्म में अपनी लाइट वेव्स को आगे बढ़ाएगा। तो ये जो बोल्ड लाइन है वो क्या है, क्रस्ट। ये क्या है, क्रस्ट। और ये डॉटेड लाइन क्या है, ट्रफ। ठीक है, समझ में आया? अरे वही वाला जो आप ऐसे पढ़ते थे, याद आ रहा है ना? तो आप क्या कहते थे, इसको क्रस्ट कहते थे, इसको ट्रफ कहते थे। वही ध्यान, बोल्ड लाइन क्या है, क्रस्ट है, डॉटेड लाइन। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमैटिक ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। इट इज इल्यूमिनेटेड टू द नैरो स्लिट्स। आपको मालूम है नैरो स्लिट्स किस तरह से एक्ट करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना। ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स की वजह से कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। अब देखो, ये जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है ऑन ए एंड बी, स्लिट ए, इस स्लिट का नाम हम ए दे देते हैं और इस स्लिट का नाम दे देते हैं बी। तो स्लिट ए एंड बी पे व्हेन इट इज, दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट व्हिच इज इंसिडेंटिंग ऑन ए बी, है ना? ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स होगा। यहां से देखो, ये वेवलेट्स क्या होते हैं, वेव्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले ये था, तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक क्रस्ट यहां फॉर्म किया, एक क्रस्ट यहां पे आगे बढ़ा, एक तरफ यहां पे, एक तरफ यहां पे। इसी तरह फिर आगे फिर क्रस्ट आया, फिर ट्रफ आया, फिर क्रस्ट आया, ट्रफ आया। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले कुछ डेफिनेशन मैं आपको बता दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा व्हेन क्रस्ट ऑफ one wave lie over crust of other। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटरफेरेंस होगा जिसमें सुपरपोजिशन की वजह से क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ओवर द क्रस्ट ऑफ अदर, और ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ओवर ट्रफ ऑफ अदर। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारी एक वेव है, ये है आपकी वेव नंबर 1, ये है आपके वेव नंबर 1 साहब, और ये है वेव नंबर 2 साहब। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इस तरीके से जोड़ें, कि इस तरीके से जोड़ें कि ये जो 1 है, 1 के क्रस्ट के ऊपर ही सेकेंड का भी क्रस्ट लाई करेगा, इस तरीके से, है ना? ये सेकेंड वाला है। तो फर्स्ट, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको
दोनों को मिलाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के बराबर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके के इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट अगर y था y1, इसका क्या था y2, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, y = y1 + y2। एंगल वगैरह भी कंसीडर नहीं करके जनरल आपको बता रहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया ना, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। लाइट की चमक किससे नापते हैं, इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से। एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यदि इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड y1 का अगर हम इक्वेशन लिखे a sin ओमेगा t है मान लो, ठीक है, और y2 का ऐसे ही लगभग बराबर ये मान लेते हैं, a1 sin ओमेगा t इसका है, और जो y2 है इस y2 का क्या मान सकते हो, मान लीजिए क्या है, y2 = a2 sin ओमेगा t प्लस फाई मान लीजिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तभी ना इंटरफेरेंस होगा। दोनों की देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फेज डिफरेंस दोनों की कांस्टेंट है, तो दोनों का सम जो है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका एम्पलीट्यूड देखो, पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है a1, पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है a1, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है a2, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, हाईली इंक्रीज हो गया। अभी इसको हम रिजल्टेंट इसमें निकाल के दिखाएंगे, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि I is directly proportional to square of amplitude, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा आपकी चमक उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, इन कंस्ट्रक्टिव CONST लिखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस brightness is very high, ठीक है, यानी मैक्सिमम। तो ये चीज समझ में आ रहा है आपको, हैं? यहाँ जो एक क्रस्ट था वो बोल्ड लाइन है, और जो ट्रफ था वो क्या है, डॉटेड लाइन है। अभी इसको आगे भी हम समझेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे चले आते हैं। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप तो जानते हो ना, हमको चाहिए क्या, अधिक से अधिक लाइट चाहिए, तो उसमें सहायक कौन होगा, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में तो क्या करेगा, ये लाइट की इंटेंसिटी को खत्म कर देगा या कम कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा वही वेवलेंथ है y1 और y2, इसमें क्या होगा, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ओवर ट्रफ ऑफ अदर, TROUGH, ट्रफ ऑफ अदर, और ट्रफ ऑफ वन वेव ओवर क्रस्ट ऑफ अदर, है ना, तो क्या मिलेगा हमें, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी ऑब्टेन्ड। हमको मालूम है I is inversely proportional to amplitude का स्क्वायर। चलिए हम अपने वही पुराने वेव्स को लेते हैं, पहला वेव y1 ये है, y2 ये है, और दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम कोशिश ये करते हैं कि एम्पलीट्यूड की दोनों का क्या रखें, सेम रखें, हालांकि जरूरी नहीं है हमें इसी फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। चलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो होगा क्या, अब क्या होगा, हमको ध्यान देना है, यहां से हम निकालेंगे। अब क्या होगा कि ये आपको y1 वाला जो है ना, ये
y1। अब इन दोनों का जब इंटरफेरेंस होगा, जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा आप बताओ। इसके क्रस्ट पे इसके क्रस्ट पे क्या होगा, इसका ट्रफ पड़ेगा इस तरीके से, है ना। इसके क्रस्ट पे इसका ट्रफ पड़ेगा, इसके क्रस्ट पे इसका ट्रफ पड़ेगा, इसके ट्रफ पे इसका क्रस्ट पड़ेगा, ठीक। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट कम आएगा। अगर मान लो y1 ज्यादा है y2 से, तो ये वैल्यू घट जाएगी ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव वैसे देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कोशिश ये करते हैं कि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो, तो इस केस में हमको पूरी तरह से अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड बराबर है। ये है, ये भी ये है, ये है, ये भी ये है, ये है, ये भी ये है, ये है, ये भी ये है ना। इस केस में हमको क्या मिलेगा, एक फ्लैट लाइन मिलेगी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमको मिला वो क्या मिला, जीरो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको एम्पलीट्यूड क्या मिला, जीरो। तो जब जीरो मिला तो दिस इंप्लाइज कि I is directly proportional to 0 square, तो इंटेंसिटी हमको क्या मिलेगा, जीरो। यानी इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइटनेस इज वेरी लो, है ना। और यहां हमको क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज। यहां क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज, ठीक है। जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। यहां तक जो मुझे बताना था, समझाना था, ब्राइट फ्रिंज हमको कहां मिलता है, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यहां जहां क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट पड़ रहा हो या ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ रहा हो, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और जहां क्रस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ेगा या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। इतनी चीज समझाने वाली जरूरी थी आपको यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यह सारा का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या बताता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं, आपको पॉइंट वाई लिखना है। पॉइंट 1 क्या कि S is a source of monochromatic light। याद है ना कंडीशन इंटरफेरेंस के लिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। दूसरा बोल्ड लाइन जो है ना, ये जो बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइन इज crest and dotted is trough, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डार्क फ्रिंज। आपने बताया डार्क फ्रिंज कब बनेगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव बाकी आप ये भी जोड़ लीजिएगा। डार्क फ्रिंज यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will be obtained when crust lie over
फ्रिंज या जिसको हम कंसेक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वो हमें कहां मिलेगा, विल ऑब्टेन when crust lie on crust and trough lie on trough। ठीक है जी, तो ये हो गया कंक्लूजन है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां देखो बच्चों इस जगह पे, अच्छा सबसे पहले देखो यहां की बात करते हैं। यहां ये क्या है, डार्क लाइन, ये डार्क लाइन है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, तो ये क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा। ये क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज। हम बीएफ लिख रहे हैं, बीएफ गवर्नमेंट वाला मत समझिएगा, ये ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। अच्छा अब यहां की बात करते हैं, ठीक है, यहां की बात आप करोगे बच्चे, तो देखो यहां की बात अगर हम करें, यहां देखो ये डॉटेड लाइन है ना, क्या है ये है आपका ट्रफ। अच्छा ये देखो ये क्या है, बोर्ड लाइन, इससे आगे लाइट ये पर्दे पे कहां पड़ रही है, यहां पे, तो क्रस्ट यहां ट्रफ पे पड़ रहा है, तो यहां क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज, है ना। सिमिलरली यहां देखो, यहां जो लाइट है वो किस वजह से मिल रही है, इंटरफेरेंस किसका हो रहा है, क्रस्ट और ट्रफ का, तो डार्क फ्रिंज मिल रहा है। साइज याद रखिएगा सबका सेम होना चाहिए। अच्छा फिर यहां की बात कर लो, यहां देखो क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, तो ये डार्क हो गया यहां पे देखो क्रस्ट लाई ओवर क्रस्ट, यहां पे क्रस्ट ऑन क्रस्ट, तो भी हमको क्या मिलेगा, ब्राइट ही तो मिलेगा, तो ब्राइट बना दिया ब्राइट, ठीक है। तो दीज आर, ऐसे देखो क्या मिला, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, यहां इसकी वजह से मिला है, ठीक है। यहां देखो ये क्या था, बोल्ड लाइन था, और यहां ये इसके साथ इंटरफेयर हो रहा है, इसके साथ, तो यहां से इसको ड्रॉ करके दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे समझिएगा, ये समझने के लिए है केवल कि यू कैन इजीली सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको क्या देगा, ब्राइट फ्रिंज देगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको क्या देगा, डार्क फ्रिंज देगा। तो ये यंग साहब का एक्सपेरिमेंट था, है ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आगे जो हम करेंगे ना, वो एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। आगे अब हम मैथमेटिकल रिलेशंस पाएंगे कि फ्रिंज का साइज क्या होगा, है, ये जो ये पर्दा यहां रखा हुआ है ना, ये भाई एक स्क्रीन है ना जिसके ऊपर आप ये फ्रिंजेस ले रहे हैं, और ये जो स्लिट है इसकी कुछ साइज होगी, इन स्लिट की साइज वैसे लगभग 0.3 मिलीमीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस या एक रिलेशन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे बिटवीन साइज ऑफ दिस स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस स्क्रीन एंड दिस लाइट सोर्स, और साइज ऑफ द फ्रिंज बीच में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, और अपनी हेडिंग नेक्स्ट डालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है ना। एक्सप्रेशन फॉर, इससे कई सारे आपको डेरिवेशन मिलेंगे। एक्सप्रेशन
for intensity of light, ठीक है ना, इन इंटरफेरेंस है जी। तो आप ये चीज पहले याद रखो कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये आपने पढ़ रखा है। और इंटेंसिटी क्या होता है, चमक है ना। इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक। मतलब जैसे ऐसे समझो कि एक खिड़की है, ये देखो ये है ना, इसके सामने मैं लाइट अगर जलाऊंगा तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। अब हमने क्या किया, ये इतना बढ़ा दिया तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये इतना और बढ़ा दिया, सामने जो कैंडल है उससे अब अधिक रोशनी उस तक पहुंचेगी, और बढ़ा दिया और ज्यादा रोशनी पहुंचेगी। तो ये इंटेंसिटी है ना। द अमाउंट ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया, है ना, इज परपेंडिकुलर, इट मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जाहिर सी बात है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर ही ना। ए स्क्वायर क्या है, एरिया ही तो दे रहा है ना बच्चों। तो ये एरिया एम्पलीट्यूड है, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और ए की प्रॉपर कांस्टेंट है। तो हम यहां से आगे कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास दो वेव्स हैं, लेट देयर आर टू कोहेरेंट वेव्स, y1 एंड y2। जाहिर सी बात है बच्चों, यहीं से आप समझ जाओ कि जब कोहेरेंट वेव है तभी ना आपका इंटरफेरेंस होगा, कोहेरेंट नहीं होगा तो होगा नहीं। कोहेरेंट वेव का मतलब क्या, ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, इनका वेवलेंथ, इनका फेज डिफरेंस, इनका पाथ डिफरेंस या तो सेम हो या तो कांस्टेंट हो, ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। तो दो वेव्स है कोहेरेंट हमारे पास भाई। पहले का नाम दे देते हैं y1, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए क्या है, a1, तो दिस विल बी a1, सॉरी आपको एक्सप्रेशन मालूम ही है, a1 sin, फ्रीक्वेंसी हमको सेम रखनी है तो इसकी रख ली हमने ओमेगा t, है जी। दूसरा y2, तो एम्पलीट्यूड इसकी a2 मान लीजिए, a2 sin, फ्रीक्वेंसी हमको सेम रखनी है इसको भी ओमेगा t, लेकिन फेज जो है वो हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो हम फाई रखेंगे। यानी थ्रू आउट इन दोनों के बीच फोर्स फेज डिफरेंस कितना रहेगा, फाई रहेगा, ठीक है। तो फाई इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। अभी हमको नहीं मालूम है इंटरफेरेंस हो रहा है कि अभी हम सुपरपोजिशन पे चलते हैं। नाउ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, किससे निकालते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लगा दो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया y1 + y2। तो y1 साहब है क्या, y1 साहब है a1 sin ओमेगा t, और y2 साहब है a2 sin, ये क्या है देखो बच्चों, sin a + b, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको अगर हमने एक्सपेंड किया, अच्छा ये एक बार जी, इसको अगर हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलेगा, sin a cos b, sin a की जगह ओमेगा t sin, हां sin a cos b हो गया, फिर प्लस sin a, sin b cos a, ठीक है। तो प्लस इस बार क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ओमेगा t sin, cos ओमेगा t sin phi, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, है जी। ये y = आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये a1 sin ओमेगा t है ना। अब देखो यहाँ पे a2 इसमें भी है ना sin ओमेगा
इधर बचा cos ओमेगा टी साइन फाई है जी, ये बचा। याद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत ज्यादा गणित करने की जरूरत नहीं, 10th क्लास में सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, किसको कॉमन ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी को ले लिया जी हमने, साइन ओमेगा टी को कॉमन, साइन ओमेगा टी को हमने कॉमन लिया तो यहां बचा a1 और यहां पे बचा क्या, यहां पे बचा a2 cos फाई। चलिए ये हो गया। अब यहां की बात करते हैं तो यहां पे ये साहब है cos ओमेगा टी और ये है sin फाई। चलिए अब ध्यान से देखिए इन चीजों, यदि मैं ये लिखूं कि a1 if से शुरू करते हैं, if a1 प्लस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, a1 प्लस a2 cos फाई है जी, a1 प्लस a2 cos फाई का नाम दे दें हम क्या, cos थीटा दे दिया जी हमने। और ये जो आपका, अच्छा यहाँ a2 की तो आना चाहिए, इसको क्या कहेंगे, ये जो मल्टीप्लाई आपने किया था ये वाला तो उधर ले गए थे ना, लेकिन ये a2 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये a2 छूट गया है, ये a2 छूट गया है, एक a2 इधर तो ले आए थे हम लोग, लेकिन यहाँ a2 से पूरे में मल्टीप्लाई होता ना, तो ये a2, तो यहाँ a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, यहाँ पे हम कैपिटल ए ले मान लेते हैं, कैपिटल ए cos थीटा ले लिया। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब इसी तरीके से a2 sin फाई, इस a2 sin फाई को यदि हम लिखते हैं a sin थीटा, तो किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी, पुट इन वन, इसको कह दो आप सेकेंड और इसको कह दो थर्ड। अब पुट कर दो आप, पुट इन, हालांकि इसको पुट इन की कोई जरूरत नहीं है, इसी से हमको सारा काम करना है, लेकिन हमको ये शो करके दिखाना है कि सुपरपोजिशन के बाद ये भी एक हार्मोनिक फंक्शन है, उसको अभी कैसे दिखा देते हैं। क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द सिंगल टर्म ऑफ साइन और कॉस, अभी तो नहीं है ना सिंगल टर्म में, लेकिन हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। पुट इन फर्स्ट, तो आप sin ओमेगा टी ऐसे भी रहने दें, sin ओमेगा टी जैसा तस रहने दें, a1 प्लस a2 cos फाई की जगह आपने कहा कि हम रखेंगे क्या, हम रखेंगे a cos थीटा दिया जी हमने। दूसरा है ये साहब है, हमने कहा कि भाई हम a2 sin फाई, यानी a2 sin फाई तो क्या रखेंगे, a sin थीटा रख दिया जी, और इधर हमारे पास बचा क्या, cos ओमेगा टी रख दीजिए, cos ओमेगा टी। a अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, ध्यान से देखिए, sin a cos b, sin a cos b, ठीक है, फिर cos a sin b, इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला sin a प्लस b, यानी sin ओमेगा t प्लस थीटा, है ना। सो इट्स अ हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि सिंगल टर्म ऑफ साइन पे हमने पूरे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया हार्मोनिक फंक्शन। तो भैया एक्चुअली अगर हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए आएगा तो यहाँ तक की
2ab यानी 2a1 a2 cos phi है जी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। और इसके उधर कौन है साहब, इनका भी तो स्क्वायर कर देगा, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा है जी। तो इनका नाम आप दे दीजिए, इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए आप फोर्थ। ठीक है, अब थर्ड को स्क्वायर कर दीजिए आप। थर्ड को जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा कितना, a2 स्क्वायर sin y का स्क्वायर करेंगे ना जी, ये हो गया। अच्छा जी, थीटा लिख दिया क्या इधर तो क्या चाहिए, फाई चाहिए था ना जी, हाँ तो फाई है, तो sin स्क्वायर फाई है जी। अच्छा ये फाई यहाँ, चलिए इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका फिफ्थ। ऐड चलिए ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐड करेंगे तो a1 स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा, उतर गया। अब sin स्क्वायर देखिए, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन ले लें तो sin स्क्वायर पाई और cos स्क्वायर पाई की और कितना होता है 1, तो कॉमन इसमें से कितना लिए थे a स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा कितना a स्क्वायर। ये मामला क्या होगा, सरल गया, ये दोनों मामला सरल गया है जी। मतलब यहां ये इतना मामला तो सरल गया। क्यों सरल गया, ऐड करके देख लीजिए, a स्क्वायर कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर पाई और sin स्क्वायर पाई क्या होता है 1 होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बचा कितना यहां पे 2a1 a2 cos phi। अच्छा जी आगे चलिए, या इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए साहब, ले लिया आपने। अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आप आ गए यहां अंत में इस रिजल्ट पे। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी शुरुआत में ही मैंने आपसे बताया था कि इंटेंसिटी, ये जो रिजल्टेंट आया ना, ये रिजल्टेंट जो आया है एम्पलीट्यूड का, वो रिजल्टेंट किसका है, इन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बना है a स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी, I = KA स्क्वायर के बराबर है ना। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर का हम मिटाते हैं, यहां तक तो आप समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ मिल ही नहीं रहा है, आजकल विभाग का टाइम है, तो नाउ मिल नहीं रहा है, विभाग घटाया जाएगा और हम नाउ से शुरुआत कर रहे हैं। तो नाउ सबसे पहला एक्सप्रेशन आपको तो हमने समझाया था, इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होती है जी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है a स्क्वायर, तो I = आपके पास क्या आएगा बताइए, रिजल्टेंट ये छोड़ दीजिए, बताया गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अभी सुपरपोजिशन की बात चली, अभी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, अभी मैंने माना इंटरफेरेंस हुआ कि नहीं। तो इंटेंसिटी = आप जानते हो क्या होता है, k a स्क्वायर, यही होता है जी I इंटेंसिटी है और a स्क्वायर जो है आपके पास कितनी है बताइए, ये I ऐसे जैसा छोड़ रहे हैं, ये k यहां छोड़ रहे हैं, तो
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 एंड दिस इज cos 5 है जी। A स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी। चलिए जी आई, अब हम उसको क्या लिख सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम इसे देखो ये 2 बार रखो, ब्रैकेट अगर यहां लगा दें, ब्रैकेट अगर यहां लगा दें तो भाई आधा के यहां भी ना, तो अगर ब्रैकेट लगा के इसको हम क्या लिखें A1 लिखना है तो ब्रैकेट लगाएंगे तो A1 स्क्वायर हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर हो जाएगा, और cos 5 को बाहर रख लेते हैं ब्रैकेट से, है जी। और जो k से मल्टीप्लाई हुआ है तो अंदर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो आप ये याद रखो जो पहली वेव आपकी थी, जो फर्स्ट वेव थी, ब्रैकेट में आप ऐसे याद रखें, जो फर्स्ट वेव थी उसकी इंटेंसिटी अगर आपने I1 ली है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या था A1, तो उसका इंटेंसिटी ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड आपने क्या लिया था A2, तो उसका ये वैल्यू यहां रखते रहेंगे आप बड़े प्रेम से। ये कितना हो जाएगा I1, ये कितना हो जाएगा साहब I2, ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से एक के यहां रखिए k a स्क्वायर और दूसरा होगा k a2 स्क्वायर, ये 1 था, ठीक है ना, समझ रहे हैं नहीं आप। अब बाकी आपका cos 5 यहां रख लेंगे। अच्छा अब यही एक्सप्रेशन देखिए आप क्या लिख रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट, ये तो आप जानते ही हैं ये क्या है I1 है, ये क्या है I2 है, और इसके बाद ये क्या है cos 5। तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब ये जो देखो बच्चों, अगर केवल सुपरपोजिशन होता है तो कल ही तुमको समझाया था, अगर एक बल्ब की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, और दोनों इनकोहेरेंट सोर्स है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह अलग अलग है, तो जब उनका सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 के, समझ में आया। बट अगर कोहेरेंट सोर्स हुआ, अगर कोहेरेंट सोर्स हुआ तो ये टर्म ही जो है अंदर डालेगा इंटेंसिटी के, है ना, यानी अगर cos 5 क्या हो मैक्सिमम हो तो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। cos 5 अगर मैक्सिमम हो जाएगी यानी आपको क्या मिलेगा ब्राइट फील्ड, cos 5 अगर मिनिमम हो जाए -1 हो मिनिमम वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा मिनिमम लाइट मिलेगी सुपरपोजिशन की वजह से, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा डार्क फील्ड मिलेगा। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अगली रीजनिंग पे अब चलते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम वहीं से बात शुरू करेंगे। यहां लिखेंगे द टर्म and 2 under root I1 I2 2 under root I1 I2 is known as interference term। ठीक है बच्चों, यही सारा कमाल दिखाएगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में अगर लाइट का सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, पहले बल्ब की रोशनी का इंटेंसिटी प्लस दूसरे बल्ब की रोशनी का, अगर इनकोहेरेंट सोर्स होगा। लेकिन कोहेरेंट सोर्स होगा तो ये वाला टर्म ही क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है, और यही इंटरफेरेंस को जन्म देगा कि इंटरफेरेंस क्यों अलग है सुपरपोजिशन से।
सुपरपोजिशन का टाइप है कि सुपरपोजिशन से कितना अलग क्यों। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्या मामला अब बनेगा। अब आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा फॉर केस वन फॉर कंस्ट्रक्टिव, यही सब याद करना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आपका तभी होगा ना साहब जब क्रॉस फाई इवेंट या ब्राइट फ्रिंज, यहीं लिख लीजिए ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा उसकी पोजीशन। तो वो तो तभी होगा ना जब क्रॉस फाई आपका क्या हो, क्रॉस फाई इज मैक्सिमम व्हेन, कंडीशन क्या है, व्हेन cos phi क्या हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं कितनी आती है, 1। cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। और जनरल वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, यानी phi की वैल्यू क्या होती है, जिसके लिए 1 आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, और जनरल वैल्यू की बात करें तो 2n पाई। ठीक है, यानी phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, है ना। जहां n क्या हो, 0 से शुरू, 1 2 3 से लेके यहां तक जाने की आपकी इच्छा, समझ में आया। यानी 0 पे भी मिलेगा आपको क्या, मैक्सिमम। अगर ये phi क्या है, दिस इज द फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस n पाई होगा, इफ फेज difference is 2n pi, maxima or bright fringe obtained। ठीक है, लगे आज पाथ डिफरेंस के टर्म में भी हम निकाल लेते हैं पाथ डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन होगा। देखो हमने शुरू में ही बताया था कि एक वेव जो होता है ना, यहां आप समझो वेवलेंथ क्या होता है। वेव जो एक चक्कर लगाया ऐसे, इसी को आप कभी ऐसे भी बनाते हो, है ना। तो इसी को आप क्या कहते हो, इसका वेवलेंथ कहते हो, है ना। देखो आधा सर्किल ये, आधा सर्किल ये, दोनों जोड़ोगे तो यही तो बनेगा, है। तो यानी एक लेमडा में कितना फेज डिफरेंस होता है, 180, है ना। मेरी बात समझ रहा है ना। तो अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, x, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, सॉरी 2 पाई होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा। और अगर थीटा के टर्म में मुझे ऐसे समझो, अगर इफ 2 पाई इज द फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। अगर थीटा इज द फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस आपका कितना आएगा, तो पाथ डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस निकालने का फार्मूला है। तो चलो पाथ डिफरेंस को आप ये निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में लिखते हैं, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा। देखो हमको ये मालूम है कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई। ये पाथ डिफरेंस है, मान लो x है। पाथ डिफरेंस कितना है, x क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है, x। तो x इक्वल टू कितना हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कैंसिल हो गया, लैम्डा, ठीक है ना। यानी यहाँ n इज इक्वल टू कितना रखोगे आप, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आया। अभी इधर भी डाल रहा है, ये अभी हम कंडीशन देख रहे थे, कंडीशन देख रहे थे कि कब ब्राइट फ्रिंज मिलेगा कब डार्क फ्रिंज मिलेगा, पाथ डिफरेंस के टर्म में भी और फेज डिफरेंस के टर्म में भी। तो देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में फेज डिफरेंस के टर्म में पूछ रहा है तो आप हमेशा बोलोगे कि अगर दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो हमको क्या मिलेगा, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो हमको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। पाथ डिफरेंस के टर्म में पूछेगा तो आप लिखोगे कि हमको पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल वेवलेंथ यानी लैम्डा, यानी n 0 पे भी अगर पाथ डिफरेंस 0 है तब भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, 1 लैम्डा है तब भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, 2 लैम्डा है तब भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, 3 लैम्डा है तब भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो ये सारे कंडीशन थे जब हमें ब्राइट फ्रिंज मिलने की संभावना होगी। ओके, तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज है ना। तो फॉर केस 2, केस 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क फ्रिंज कब मिलेगा, कंडीशन इसकी क्या होगी आप जानते हो, इसकी कंडीशन क्या है, cos phi should मिनिमम, cos phi का मतलब मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है cos phi की, -1, तो इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो -1 होनी चाहिए। तो ये याद रखो बेटा कि आप जानते हो कि ये कब कब मिल सकता है, -1 पाई पे मिलता है, एक 3 पाई पे मिलता है, एक 5 पाई पे मिलता है। तो इसका जनरल इक्वेशन जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2n + 1 पाई, है ना। अगर फेज डिफरेंस क्या आया, अगर फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो हमको क्या मिलेगा, फेज डिफरेंस should be odd multiple है, मल्टीपल ऑफ पाई। देखो ऑड मल्टीपल है ना पाई का, यहाँ कुछ भी रखो, 1 रखो तो कितना होगा 3, 2 रखोगे तो 5 है ना, 0 रखोगे तो पाई, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज मिलेगा। अच्छा, लगे हाथ पाथ डिफरेंस को भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, पाथ डिफरेंस x, तो यहां लिख लेते हैं, इसमें सेकंड पाथ डिफरेंस फॉर व्हाट, फॉर डार्क फ्रिंज, या ब्रैकेट में
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो आप समझ जाइएगा। तो पाथ डिफरेंस हमको तो पता ही है, इस केस में कितना होता है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई, चाहे तो डिराइव कर सकते हैं इनटू फाई। तो आप जानते हैं फाई जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरल वैल्यू फाई कितनी है, इतनी है, ये वैल्यू याद रखिए। तो जरा प्यार से लैम्डा अपॉन 2 पाई है जी, और फाई के लिए हमने रख दिया 2n प्लस 1 और इधर और मल्टीप्लाई पाई से पाई साथ कट गए, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है जी, ठीक है जी। तो अब हमको डार्क फ्रिंज तब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा बाई 2 हो, 0 नहीं, है ना, पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा बाई 2 हो, यानी अगर हम देखना शुरू करें यहाँ n इज इक्वल टू क्या क्या रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको कहां डार्क फ्रिंज मिलेगा, पहले 0 रखो तो लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा, फिर इसको तीसरा पॉइंट नाम दो, फिर अगर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे, फिर 5 लैम्डा बाई 2 पे एंड सो ऑन, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। तो इन पोजीशंस पे आपको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। यहां पर तीसरा पॉइंट अगर ऐसे आप लिखना चाहते हो तो किन किन पोजीशंस पे आपको डार्क ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखें तो है लैम्डा पे मिलेगा, पहले तो n इज इक्वल टू 0 पे मिलेगा, फिर किससे मिलेगा, लैम्डा पे मिलेगा, 2 लैम्डा पे मिलेगा, है 3 लैम्डा पे मिलेगा, ऐसे। तो ये पोजीशन और पाथ डिफरेंस के टर्म में हमने आपको बड़े अच्छे से बता दिया कि पाथ डिफरेंस कितना होगा तो डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फेज डिफरेंस कितना होगा तो डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। अगले लेक्चर में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।